नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से 8वां वर्ग का जो वर्ग और वर्गमूल चल रहा था उसे आगे बढ़ा रहे हैं। यह तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले 2 वीडियो डाला भी जा चुका है, जिसमें बताए थे कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की परिभाषा बतलाए थे, वर्ग किस प्रकार से निकाले जाते हैं और वर्ग के क्या क्या गुण होते हैं, सब कुछ बताए थे। आज उसको एक बार पहले थोड़ा दोहरा देते हैं और फिर कुछ और नई चीज़ों को बताते हैं, सीखिएगा। वर्ग, जिसको स्क्वायर कहते हैं, वर्ग में बताए थे आपको कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब 3 को 3 से गुना करते हैं तो 9 हुआ, 4 को 4 से करते हैं 16, 5 को 5 से 25, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। इसी प्रकार से 6 को 6 से ही गुना करेंगे तो 36, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। वर्ग की परिभाषा हम पीछे बता चुके हैं। आप अगर परिभाषा जानना चाहते हैं और वर्ग किस प्रकार से निकाला जाता है, अगर उसको जानना चाहते हैं तो इसके पिछला हिस्सा को देखिए, इसका पिछला वीडियो को देखिए और तब आपको पता चलेगा कि वर्ग की परिभाषा क्या होती है। जो अभी भी हम बोल रहे हैं कि जब किसी संख्या को वापस उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, a को a से गुना करिएगा तो a स्क्वायर, b को b से गुना करिएगा तो b स्क्वायर। a को a से जब गुना करते हैं तो उसको लिखा जाता है a पर पावर 2, और a पर पावर 2 जो लिखा जाता है उसी को पढ़ते हैं a स्क्वायर। a पर पावर 2 हो जाता है, गुना में आधार समान होता है तो पावर जुट जाता है। तो वर्ग के बारे में हम बताए थे। आगे पूर्ण वर्ग संख्याएं, इसके बारे में भी चर्चा किए थे, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। पूर्ण वर्ग संख्याएं अर्थात परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। किसी संख्या को जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, उन सभी संख्याओं के समूह को पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। यानी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सब क्या है? ये सब जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 जो है 1 को वर्ग करने के बाद मिलता है, 4 जो है 2 को वर्ग करने के बाद मिलता है, 9 यहाँ जो है वो 3 को वर्ग करने के बाद मिलता है। इसी प्रकार से जो 16 है वो 4 के वर्ग करने के बाद मिलता है, 25 5 के वर्ग करने पर मिलता है। तो 1, 4, 9, 16, 25 ये सब जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 को क्या कहिएगा? 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हाँ, लेकिन 11, 12, 13, 14, 15, इसके अलावा 22, 24, 25 ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि 11 किसी का वर्ग है ये नहीं है, 12 किसी का वर्ग नहीं है। अब बात करते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को किस प्रकार से पहचाना जाएगा। परीक्षा में या फिर आपकी पुस्तक में जो प्रश्न दिया हुआ रहेगा कि इनमें से कौन कौन जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसको किस प्रकार से पहचानेंगे। पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानने का तरीका होता है कि जिस संख्या को पहचानना है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हम लेते हैं, 16 और 20 में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 16 का गुणनखंड आप निकालिएगा और फिर 20 का निकालिएगा। तो 16 का गुणनखंड में 2 आपस में 4 बार गुना में आएगा, 2 गुना 2, फिर ऐसे 2 गुना 2। तो यहाँ पर 16 के जो गुणनखंड है उसको हम जोड़ा में बैठाने का प्रयास किए हैं, अर्थात 2 गुना 2 को 1 जोड़ा और फिर 2 गुना 2 को 1 जोड़ा।
और 20 के तरफ भी उसी प्रकार से 2 गुना 2 1 जोड़ा, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं लग पाया। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस संख्या को जांचना है हमें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो प्राप्त होगा उसको गुणनफल के रूप में सजाएंगे और सजाने के बाद जोड़ा लगाएंगे। अगर जोड़ा पूरा पूरा लग जाता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, अदरवाइज वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ 16 पूर्ण वर्ग संख्या है जबकि 20 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आइए एक उदाहरण और दिखाते हैं आपको। 64 और 72। 64 और 72 में हमें जांचना है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर से वही 64 और 72 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 64 में 2 से लगाइएगा 32, 2 से लगाइएगा 16, 2 से 8, 2 से 4 और फिर 2 से 2। तो 64 के गुणनखंड में 2 गुना 2 1 जोड़ा, फिर 2 गुना 2 1 जोड़ा, फिर 2 गुना 2 1 जोड़ा, यानी कि 64 का गुणनखंड में पूरी तरह से जोड़ा मिल गया। लेकिन 72 के गुणनखंड में देखिए जोड़ा नहीं मिल पाता है। तो फिर से 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, 72 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो हम अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, तो जिन विद्यार्थियों को अभाज्य संख्याएं और इसका विपरीत भाज्य संख्याएं नहीं पता है, तो पहले हम उनको अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं ताकि आपको गुणनखंड करने में किसी प्रकार का दिक्कत न हो। अभाज्य संख्याएं जिसको प्राइम नंबर्स कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरा से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं का मतलब होता है अपने आप, एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरा से विभाजित नहीं होता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब अभाज्य संख्या है। ये सब जो है अभाज्य संख्या है। 3 में अगर आप चाहिएगा तो 3 से भाग लगा सकते हैं और 1 से भाग लगा सकते हैं। 3 में एक तो 3 से और दूसरा 1 से भागा लग सकता है पूरा। 3 में एक ठो 3 अपने आप से और एगो 1 से भागा लग सकता है। उसी प्रकार से 5 में, तो 5 में अपने आप 5 से भागा लगेगा, नहीं तो 1 से लगेगा। तो ऐसा संख्या जो 1 से कट सकता है और अपने आप से कट सकता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। और भाज्य संख्याएं जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स, ऐसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा भी किसी न किसी से पूरा पूरा विभाजित होता है। एक और अपने आप के अलावा भी किसी न किसी से पूरा पूरा विभाजित होता है, तो उसको भाज्य संख्या कहा जाएगा। उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये सब के सब भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर्स है। 9 कैसे कंपोजिट नंबर है हम आपको समझाते हैं। 9 में आप 9 से भागा लगा सकते हैं, आप 1 से भी भाग लगा सकते हैं, और 9 को 3 से भी भागा लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से 10 के बात करते हैं, तो 10 में आप 1 से भी भागा लगा सकते हैं, 10 से भी लगा सकते हैं, उसके अलावा 2 से भी लगेगा और 5 से भी लगेगा। यानी ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी न किसी दूसरा से भी पूरा पूरा कटता है, तो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। अभाज्य और भाज्य के बीच के अंतर को समझने के लिए और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक काम किया जाता है। काम क्या करना होता है कि आप 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखें, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे किया हुआ है। 1 से लेकर करके 100 तक गिनती लिख लीजिए, देखिएगा 1 से लेकर करके 100 तक। और जब आपको 1 से 100 तक की गिनती पूरा हो जाए तो जो जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है, उसे सर्कल करना शुरू कर दीजिए। सर्कल करने का अर्थ है गोला लगाना। जैसे 2, 3, 5, 7 इस सब पे हम गोला लगा दिए हैं, तो ये सब अभाज्य संख्या है। अच्छा, 1 को क्रॉस किए हैं, काट दिए हैं, मतलब
एक न तो अभाज्य संख्या है न तो भाज्य संख्या है, अर्थात एक न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर है। 9 पर यहाँ गलती से लगता है गोला लग गया है। 9 हालांकि भाज्य संख्या है और ये गलत हुआ है, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 ये सब जो है अभाज्य संख्या है। और सभी अभाज्य संख्याओं पर इस प्रकार से आप सर्कल करिए, और सर्कल करने के बाद यहाँ से आपको आसानी से पता चलेगा कि 1 से लेकर के 100 तक में कितना अभाज्य संख्याएं और कितना भाज्य संख्याएं हैं। और यही अभाज्य संख्याओं का उपयोग करके संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं, जिसे कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक को न तो अभाज्य संख्या न तो भाज्य संख्या कहते हैं। क्यों ऐसा है, आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक जिसको क्रॉस किया गया है तो एक न तो अभाज्य संख्या है न तो भाज्य संख्या है। दूसरा 2 जो है तो वो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हुआ, और सबसे छोटा भाज्य संख्या जिस पर सर्कल नहीं हुआ है 4, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। आइए वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण गुणों को आपको बता देते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और उदाहरण लीजिए। अब रीचेक करते हैं क्या 200 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 200 का जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड इसी प्रकार से निकलेगा। 2 से भागा लगाएंगे 100, 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 5 25। तो 200 के गुणनखंड में आगे वाला दोनों 2 का जोड़ा मिला, पीछे वाला दोनों 5 का जोड़ा मिला, और एक तो सिंगल 2 का जोड़ा नहीं मिला, तो 200 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बहुत आसान है। एक और टाइप लेते हैं। एक टाइप इस प्रकार से मिलता है, आपकी बुक में लिया हुआ होगा इस प्रकार का प्रश्न, और आपको हल भी करना है। तो 20 से 30 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो देखिएगा, एक तरीका तो है कि आप 20 से 30 तक में मन में गिनती शुरू कर दें कि 20, 21, 22, 23, 24, 25, और इस प्रकार से 20 से 30 तक मन में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि 25, अच्छा 25 तो के वर्ग है, मतलब 25 एकमात्र ऐसा संख्या है जो 20 से 30 के बीच में है और पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 20 से 30 के बीच में या 40 से 50 के बीच में, 50 से 100 के बीच में कई गो पूर्ण वर्ग संख्या है, उस प्रकार से निकालने वाला एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक ना। एक और प्रश्न रहता है 50 और 60 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करें। 50 से लेकर के 60 तक में कई गो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 50 से 60 के बीच में जब आप गिनती शुरू करेंगे तो 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 7 का वर्ग जो होता है देखिए 49, तब 50 से कम ही है, और 8 के वर्ग जो होता है 64, वो 8 से ज़्यादा है, 50 माने 60 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से 50 से 60 के बीच में एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे देखिए, अब हम जो बता रहे थे उसके नियमों का उपयोग कीजिएगा। दी गई संख्याओं में कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 36, 16, 49, 64 ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि 32, 39, 40, 56 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या जांच करने के लिए जो हम अभाज्य गुणनखंड बताए हैं, तो अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करना है कहाँ पर, जो बड़ा बड़ा संख्या दिखता है, 4096, 9801, 5000, माने बड़ा बड़ा जो संख्या आएगा तो उसके लिए आप अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करें, और जो छोटा छोटा संख्या है उसके लिए उतना अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब छोटा छोटा जो भी है 36, 16, 49, 64 तो ये सब तो आदमी के दिमाग में अपने आप बना हुआ रहता है। जैसे 6 का वर्ग 36, 4 का 16, 7 का 49, 8 का 64। इसीलिए हम आपको बोले थे कि 1 से 20 तक के कम से कम वर्ग याद रखना एकदम ज़रूरी है। अब वर्ग के गुणों को, वर्ग के क्या क्या गुण होते हैं उसको एक एक कर करके बहुत सारा गुण पहले भी बताए थे, और फिर से जो नए नए चीज़ है उसको आपको सिखाते हैं। सीखिए। यदि कोई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा।
ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार इसको देखते चलिए, समझते चलिए, और फिर एक बार क्या कीजिएगा कि रोक रोक करके इसको उतारने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक संभव है कि 0 रहेगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा या फिर 9 रहेगा। जैसे जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, सब में देखिएगा कि इकाई अंक जो है, इकाई अंक का अर्थ होता है एकदम अंतिम वाला अंक। तो इकाई अंक जो है उसमें प्रमुख कौन कौन है? इकाई अंक जो है माने उसमें इकाई अंक में देखिएगा कि सबसे आखिरी में जो आ रहा है 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इकाई अंक अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो संभव है कि 0 रह सकता है, 1 रह सकता है, 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, 6 या फिर 9 रहेगा, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अच्छा, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 रहे तो उसको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहेंगे, कभी नहीं। जिस संख्या का अंतिम अंक 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या 8 रहे, जैसे उदाहरण के लिए 532 है, तो 532 में इसका जो आखिरी अंक है 2 है, तो 532 किसी का माने वर्ग नहीं है। 927 में आखिरी अंक 7 है, तो ये भी किसी का वर्ग नहीं है। 128 में जो आखिरी अंक है वो है 8, तो ये भी किसी का वर्ग नहीं है। 243 इसी प्रकार से। अच्छा, एक बात जो हम बताएं आपको पहले कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 रहेगा तो उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 रहेगा वो माने पूर्ण वर्ग होबे करेगा। ये कोई आवश्यक चीज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिएगा 200, तो 200 के आखिरी में 0 तो है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल नहीं। 111 का आखिरी अंक 1 है, क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है? एकदम नहीं है। 54, तो 54 के आखिरी अंक 4 है, तो 54 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब हम बताना क्या चाहते हैं कि जिसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 ही रहेगा। ठीक है, गौर कीजिएगा बेहतर तरीके से। आगे देखिएगा कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 या 9 रहेगा तो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 ही होगा। यहाँ भी थोड़ा गलती हुआ है, 9 को जब आप उतारिएगा तो 1 कर लीजिएगा कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 या 9 रहेगा तो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 ही आता है। फिर से हम आपको दोहराते हैं इस बात को कि ऐसा संख्या जिसका आखिरी अंक 1 है या फिर 9 है, तो जब उसका वर्ग किया जाता है तो वर्ग करने के बाद उसका आखिरी अंक 1 ही आता है। उदाहरण के लिए 9 लीजिए, तो 9 के वर्ग करते हैं तो 81, तो 9 में इकाई अंक 9 और वर्ग होने के बाद देखिए 81 में इकाई अंक 1। 19 लीजिए, तो 19 में इकाई अंक 9 अब वर्ग होता है तो 361, तो इसका इकाई अंक 1 है। इसी तरीके से 21, तो 21 के जो आखिरी अंक है अंतिम अंक 1, जब 21 का वर्ग करिएगा तो 441, तो इसका भी अंतिम अंक 1 है। मतलब एक बात एकदम ज़रूरी है कि ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 1 या 9 है तो उसका जब वर्ग कर देते हैं तो वर्ग करने के बाद उसका इकाई अंक 9 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। 9 लिखा हुआ है तो बार बार 9 ही दिमाग में आता है। इसको उतारते समय 9 को 1 बना लीजिएगा। जिस संख्या का इकाई अंक 4 या 6 रहेगा तो जब वर्ग कर देंगे तो 6 ही आएगा। जिस संख्या का इकाई अंक 4 या 6 रहेगा तो वर्ग करने के बाद 6 ही आता है। ये सब याद करने का चीज़ है, याद कीजिएगा तब ना ज्ञान होगा। 14 का वर्ग 196, तो 196 मैंने 14 में इकाई अंक 4 है, तब वर्ग होने के बाद 196 हो गया। वर्ग कैसे किया जाता है 2 अंकों का सब कुछ बताए हैं। 16 के वर्ग 256, तो 16 में इकाई अंक 6 और इसका जो मैंने वर्ग होने के बाद 256 हुआ, तो इसमें भी इकाई अंक 6, यानी 6 रहे या 4 रहे, वर्ग जब हो जाएगा तो उसका इकाई अंक 6 ही आएगा। और
जिस संख्या का इकाई अंक 2 या 8 रहेगा तो वर्ग होने के बाद 4 बन जाता है उसका इकाई अंक। देखिए उदाहरण 22 के 484, तब 22 में इकाई अंक 2 और वर्ग का इकाई अंक 4। इसके 28 का 784, तो 28 का आखिरी अंक 8 और वर्ग होने के बाद 784 हुआ तो उसमें 4। तो जिसका इकाई अंक 2 या 8 रहेगा तो जब वर्ग कर देंगे तो 4 आएगा, और जिसका इकाई अंक 5 रहेगा तो वर्ग होने के बाद 5 ही आता है। 5 के 25, 15 के 225, 35 के 1225, तो जिसका आखिरी अंक 5 है और जब उसका वर्ग कर दीजिएगा तो उसका भी इकाई अंक 5 ही आता है। और एक आखिरी चीज़ है कि जिस संख्या का इकाई अंक 3 या 7 रहेगा तो उसके वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। जिसका इकाई अंक 3 या 7 है तो जब उसका वर्ग हो जाएगा तो उसका इकाई अंक 9 आता है। उदाहरण के लिए 17 के 289, तो 17 में इकाई अंक 7 वर्ग होने के बाद 289 यानी इकाई अंक 9। 27 का 729, तो 27 में इकाई अंक 7 वर्ग होने के बाद 729 यानी इकाई अंक 9 हो गया। तो जिसका इकाई अंक 3 या 7 रहेगा तो जब उसका वर्ग कर दीजिएगा तो उसका इकाई अंक 9 हो जाएगा। आगे सीखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे। यहाँ पर एक तरफ संख्या, आप जब अपने पुस्तक से प्रश्नों को हल करेंगे तो इसी प्रकार से करिएगा, एक तरफ संख्याएं और एक तरफ वर्ग का इकाई अंक। इसका अर्थ क्या हुआ कि 25 एक संख्या है और 25 के वर्ग होने के बाद उसका इकाई अंक क्या होगा। नहीं समझे? 25 एक संख्या है और 25 के वर्ग होने के बाद उसका इकाई अंक क्या होगा, प्रश्न यह कह रहा है। 64 एक संख्या है और 64 के वर्ग होने के बाद उसका इकाई अंक क्या होगा। 272 एक संख्या है, उसके वर्ग होने के बाद इकाई अंक क्या होगा। बड़ा आसान है। 25, तो 25 के जब वर्ग हो जाएगा तो 25 के आखिरी अंक 5 है, तो 5 का 5 ही आता है, अभी बता रहे थे। और जब सारा नियम आप भुला जाइए तो जैसे 25 है तो 25 के आखिरी अंक 5 है, आप 5 के वर्ग कीजिए, तो 5 के वर्ग कीजिएगा तो 25, अब 25 में इकाई अंक 5 तो वही 5। 64 में 4 के 6 होता है, लेकिन भुला जाइए अगर आप तो 4 के वर्ग कर दीजिए 16, और 16 में भी इकाई अंक 6। 272, तो 272 का इकाई अंक 2, अंतिम अंक 2, और जब इसका वर्ग करिएगा तो 4, तो इकाई अंक 4 रह गया। 799, तो उसका इकाई अंक 9, तो 9 के जब वर्ग करिएगा तो 81। 81 में भी इकाई अंक 1। 5423, इकाई अंक 3, 3 का वर्ग करने के बाद 9। 2467, तो इकाई अंक 7, वर्ग कर दीजिएगा तो 49, तो 49 का 9। यहाँ से फिर 5438, तो 5438 में इकाई अंक 8, और 8 के वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 64, तो 64 के इकाई अंक 4। 99,880, तो खैर तो जीरो है, और जीरो वाला संख्या का अगर जिसका इकाई अंक 0 रहे तो जब उसका वर्ग कीजिएगा तो 0 ही आएगा। किसी का देख लीजिए, 100 मैंने 10 के कीजिए 100, 20 के कीजिए 400, 30 के कीजिए 900, 40 के वर्ग कीजिएगा 1600, तो जिसका अंतिम अंक अगर 0 है तो बाद में वो 0 ही रहेगा वर्ग होने के बाद। 43,546, 43,546, तो इसका इकाई अंक 6 है, तो वर्ग होने के बाद 36, तो 36 में भी 6। 3,449, तो इकाई अंक 9, वर्ग कीजिएगा तो 81, तो 81 में भी आखिरी अंक 1 है। इस प्रकार से अगर इस प्रकार का जो प्रश्न रहे कि निम्नलिखित संख्याओं का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग होने के उपरांत, वर्ग होने के बाद आफ्टर स्क्वायरिंग उसका इकाई अंक क्या होगा, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक कंप्लीट हुआ है वहाँ तक से जो प्रश्न आपको किताब में मिलता है उसको सावधानीपूर्वक हल कीजिए। ठीक है, चलिए तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।